बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम फूड प्रिजर्वेशन और उसके जो फेमस मेथड्स यूज़ होते हैं उनके ऊपर पढ़ेंगे कि हाउ फूड इज़ प्रिजर्व्ड एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व फूड। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। Food preservation is actually the science that deals with the process of prevention of decay or spoilage of food, thus allowing it to be stored in a fit condition for future use. यानी फूड प्रिजर्वेशन क्या है? फूड प्रिजर्वेशन वो साइंस है दैट डील्स विद द थिंग्स दैट कि हमने फूड को कैसे प्रिजर्व करना है, फूड को डिके होने से, स्पॉइल होने से, ख़राब होने से कैसे बचाना है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए कैसे स्टोर करना है ताकि ये फ्यूचर यूज़ के लिए एफिशिएंट हो या फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़फुल हो। इसका मतलब ये है कि इन अदर वर्ड्स वी आर थिंकिंग टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट फूड एंड वी आर thinking to preserve the nutritive and flavoring qualities of that food. So इसे हम preservation कहते हैं, preserve करना से निकला है preservation। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं we are minimizing all those factors which can spoil the food। वो सारे फैक्टर्स जो फूड को स्पॉइल कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, उन फैक्टर्स को हम मिनिमाइज़ करेंगे तब हम जाके फूड को प्रिजर्व कर सकेंगे। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह, या ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो करना। बहुत सारी फैटी फूड्स में फैट्स जो हैं वो रेंसिड हो जाते हैं, तो इस फैट की रेंसिडिटी को, स्पॉइलेज को रिटार्ड किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन। So you can preserve a number of foods including the fruits, vegetables, meats, etc., or even the bakery products. अब डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं इसके प्रिजर्वेशन के, जो कि हम वन बाय वन आगे पढ़ने जा रहे हैं स्लाइड्स में। Rancidity of fat is an excellent example of undesirable oxidation, leads to deterioration and flavor of food that may contain only small quantity of food fat। यानी जिस तरह हमने पहले भी कह दिया कि फैट रेंसिडिटी जो है वो एक अनडिज़ायरेबल ऑक्सीडेशन है। ऐसे भी अगर कोई फूड जो है उसमें फैटी कंपाउंड्स हैं या इस तरह के एक्टिव कंपाउंड्स हैं तो वो ऑक्सीडाइज होती है जब वो एक्सपोज होती है एयर को या ओपन एयर में, तो ये अनडिज़ायरेबल है। ये ज़ाहिर है उस फूड की शेल्फ लाइफ को कम करेगा, यानी उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। इसी तरह ऑक्सीडेशन जो है वो स्कॉर्बिक एसिड को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। किसी फूड में विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड है। प्लांट एंड एनिमल टिश्यू फाइबर इज सॉफ्टेंड द सर्फेसिस ऑफ कट नॉन एसिड फ्रूट्स। जैसे आप लोग देखते हैं कि सेब वगैरह अगर काट के छोड़ दिया जाए तो कुछ टाइम बाद वो ब्राउनिश हो जाता है और उसका टेस्ट और कलर दोनों ही इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये इसलिए कि उसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट कर रहे होते हैं, उसे ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं। सो इट मीन्स दैट इज़ गोइंग टू बी स्पॉइल्ड। अब लेट्स मूव टू द मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए, आई विल डिस्कस देम। नंबर वन एंड द ओल्डेस्ट मेथड दैट इज़ ड्राइंग। ड्राई करने का क्या मतलब होता है? ड्राई करने का मतलब है यू आर रिमूविंग द वाटर कंटेंट, यू आर रिमूविंग द मॉइस्चर कंटेंट, यू आर डिहाइड्रेटिंग दैट फूड। मॉइस्चर एक्चुअली प्रोवाइड्स अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस पढ़ रहे थे वहाँ पे हम वाटर एक्टिविटी ऑफ फूड का जिक्र किया था कि जो मॉइस्चर है किसी भी फूड में, ज़ाहिर है वो वेरिएबल है, कोई 4% से लेके 80% तक भी हो सकती है किसी फूड में। तो वो जो मॉइस्चर है वो एक्चुअली एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करती है फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि उस फूड को ख़राब कर सकते हैं। सो हम
इस मॉइस्चर को रिमूव करके इस फेवरेबल एनवायरनमेंट को कम कर रहे होते हैं ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना ग्रो हो सकें। सन ड्राइंग इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, यानी पुराने वक्तों में ज़ाहिर है और कोई ड्राइंग के या मॉडर्न मेथड्स नहीं थे, तो तब भी लोग जो है ओपन एयर में सन के अंडर रख के सूरज की रोशनी में फूड्स को ड्राई करते रहते थे ताकि वो उसे लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर कर सकें। अब भी देहातों में बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो बहुत सारे वेजिटेबल और फ्रूट्स को सन ड्राइंग के ज़रिए स्टोर कर रहे होते हैं। When you dry fruit, you expose the fruit to a temperature that is highest enough to remove the moisture. Of course, sun drying जो है वो उससे मॉइस्चर रिमूव कर रही होती है और इसके साथ साथ एयर सर्कुलेशन जो है वो भी हेल्प करती है कि मॉइस्चर को ऑपरेट करे किसी भी फूड से। तो बेसिक पर्पस क्या हुआ ड्राइंग का कि मॉइस्चर को रिमूव करें। जब मॉइस्चर रिमूव हो गई तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो कम से कम होगी या नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि फूड ड्राई हो जाएगी और स्टोर हो जाएगी, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रिजर्व रहेगी, बाद में आप उसे रीहाइड्रेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड। अगर नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें यहाँ पे कुछ टमाटोज़ या मिर्चें वगैरह शो की हुई दैट हैव बीन ड्राइड, यानी उनसे वो मॉइस्चर निकाल दिया गया, या बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो शुरू में वेट होते हैं उनको ड्राई किया जाता है लाइक दिस ड्राइंग स्लो डाउन द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, यानी वही जो नेचुरली ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स होते हैं उनके एक्शन को स्लो कर रही होती है। बेसिकली ये एंजाइम्स जो हैं नेचुरली फूड को राइपन करने में भी हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन ओवर राइपन होगी तो ख़राब होगी या deteriorate हो जाएगी। सो इन अदर वर्ड्स वी आर आल्सो स्लोइंग डाउन द एंजाइम एक्शंस। द नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेटर्स, यानी दूसरा जो मॉडर्न तरीका है सन ड्राइंग के अलावा वो इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेटर्स है जो मार्केट में अवेलेबल हैं। ये ऑफ कोर्स दे आर मोर एफिशिएंट, कम वक्त में ज़्यादा फूड को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, उसका मॉइस्चर कंटेंट्स रिमूव कर सकते हैं। और देयर आर टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द temperature you apply and time duration. They are highly regulated, so you can use them as a modern tool. The next method among the drying method is the freeze drying. As the name indicate, you are first freezing and then drying. इस मेथड में क्या होता है कि जो भी वेजिटेबल है या मीट प्रोडक्ट है उसको एकदम फ्रीज किया जाता है, फ्लैश फ्रीजिंग जिसे हम कहते हैं, और ये फ्लैश फ्रीजिंग करके उसको वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है ताकि उसे कोई भी एरेशन या हवा ना मिल सके, ऑक्सीजन ना मिल सके, यानी यू आर मिनिमाइजिंग द चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। आपने एकदम उनको फ्रीज कर लिया है। अब जब आपने उनको फ्रीज कर लिया है तो इसमें से जो मॉइस्चर है वो डायरेक्टली एवापोरेट की जाती है बहुत बिलो टेम्परेचर्स पे, यानी -30, 40, 50 इन टेम्परेचर्स के ऊपर डायरेक्टली जो है इस आइस में से मॉइस्चर को एवापोरेट किया जाता है विदाउट बीइंग कन्वर्टिंग द आइस इनटू वाटर। डायरेक्ट एवापोरेशन है आइस से, तो मॉइस्चर कंटेंट एवापोरेट हो जाता है। जब ये मॉइस्चर कंटेंट एवापोरेट हो जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द आइस, तो आप क्या करते हैं, आप उसे एकदम सील करते हैं। स्पेशल पैकेजिंग हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर। तो अब आप फ्रीज्ड फूड को एकदम पैकेजिंग कर लेते हैं, यानी ये पैकेजिंग मस्ट बी मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रूफ, इसलिए कि हमने पहले ही मॉइस्चर और ऑक्सीजन रिमूव किया है, तो हम आगे जाके क्यों कर चाहेंगे कि वो दोबारा ऑक्सीजन और मॉइस्चर को एक्सपोज हो। तो लिहाजा वो जो पैकेजिंग आप यूज़ करेंगे दैट मस्ट बी ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रूफ। अब ये आपने पैकेजिंग कर ली, नेक्स्ट इज़ द मार्केटिंग है, या वो जाती है आम मार्केट्स में टिल द एंड यूज़र उसको खोल के दोबारा यूज़ कर सकते हैं और वो दोबारा रिगेन करती है अपनी ओरिजिनल न्यूट्रिटिव वैल्यू, फ्लेवर और अरोमा वगैरह को। तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रीज ड्राइंग। द नेक्स्ट इज़ ब्लेंचिंग। Blanching is a process where vegetables are exposed to boiling water or steam for a brief period and then rapidly placed in ice water to prevent cooking. यानी इस ब्लैंचिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि फूड को, यानी वेजिटेबल्स वगैरह मोस्टली, उनको हम क्या करते हैं कि एकदम बॉइलिंग वाटर में एक्सपोज करके या स्टीम के साथ या कम्बिनेशन ऑफ बोथ द बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम, इसके साथ एक्सपोज करके हम उनको थोड़ी सी यू में से सॉर्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं।
एंड देन इमीडिएटली प्लेसिंग देम इन आइस वाटर या कूल्ड वाटर ताकि वो कुक ना हो जाएं. तो दैट इज कॉल्ड ब्लैंचिंग. ब्लैंचिंग स्टॉप्स द फूड एंजाइम एक्शन एंड डिस्ट्रॉयड एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी ये दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, एंजाइम्स के एक्शन को रिटार्ड करना, माइक्रोबियल एक्टिविटी को ब्लॉक करना या रिड्यूस करना, और थर्ड थिंग मॉइस्चर को. ऑफकोर्स मॉइस्चर ही इन सारों के साथ रिलेट कर रही होती है. अब before freezing, to prevent the growth of bacteria, fruits and vegetables are blanched to inactivate the oxidative enzymes, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है. Blanching is done with hot water or steam, and the extent of treatment applied depends on the. ज़ाहिर है फूड कितने आप फूड को आपने कितना एक्सपोजर देना है वो आपकी फूड पे डिपेंड करता है. ये तो नहीं कि अगर कोई फूड फ्लैशी है या कोई फूड ज़्यादा फ्रेजाइल है तो आप उसको ज़्यादा हीट दें. नो, ऑफ कोर्स यू हैव टू डिटरमिन द पीरियड एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट टू बी गिवन टू दैट वेजिटेबल और फूड विच यू आर बॉइलिंग इन दिस ब्लैंचिंग प्रोसेस. अब ब्लैंचिंग का पर्पज़ क्या हो गया कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस करती है, वो इन सम केसेस कलर्स को मेंटेन करती है, और एंड देन प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बिकॉज ऑफ मैकेनिकल इंसेक्ट्स वगैरह या मैकेनिकल काजेज़ की वजह से कोई डैमेज हो तो उसको भी रोकती है. क्योंकि जब आप फूड को स्टोर कर लेंगे तो ऑफ कोर्स यू आर रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन. हीटिंग एंड पास्चराइजेशन द थर्ड थिंग. अब इससे तो आप ज़्यादा वाकिफ़ होंगे. ब्लैंचिंग थोड़ा सा नई टर्मिनोलॉजी, और जितने भी ये मेथड्स हैं ज़रूरी नहीं कि वो आइसोलेशन में यूज़ हों. समवेयर वी मे यूज़ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स टू अचीव प्रिजर्वेशन. हम एक से ज़्यादा मेथड्स को एक कंपनी कर सकते हैं टू अचीव द प्रिजर्वेशन. But here we are discussing them in isolation. Doesn't means that we apply only one method at a time. We may use combination of them. It depends on our choice. It depends on the circumstances. It depends on the food. So the third one is heat and pasteurization. Temperature and time used for heating determines the efficiency of heating for particular food. Of course, फूड पे डिपेंड करेगा. हीटिंग किल्स आर इनएक्टिवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऑफ कोर्स स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है. हीटिंग इज वन ऑफ स्टेरिलाइजेशन. अब जो पास्चराइजेशन का प्रोसेस है दैट इज हीटिंग बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मोस्ट ऑफ केसेस. मिल्क की पास्चराइजेशन आपने सुना होगा. दैट इज milk is heated for 63 degree centigrade for 30 minutes और 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स. और इसी तरह जो जूसेस वगैरह हैं उनको आप 77 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट और 88 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 सेकंड. ज़ाहिर जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग हम कम करेंगे. द पास्चराइज्ड प्रोडक्ट्स आर कूल्ड प्रॉम्प्टली आफ्टर द हीट ट्रीटमेंट. ज़ाहिर है जितने भी अगर ये मिल्क के प्रोसेसिंग के ऊपर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखें तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि हीटिंग ट्रीटमेंट के बाद दे आर कूल डाउन. सो दैट इज़ द केस आल्सो हियर वी व्हेन वी आर डूइंग दिस पास्चराइजेशन. सो वी आर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग वी हैव टू कूल देम. एनी सर्वाइविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फर्दर बी ट्रीटेड. ऑफ कोर्स अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब भी रहते हैं उसमें तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं कि फर्दर कोई भी ट्रीटमेंट उनके साथ कर सकते हैं टू इनएक्टिवेट देम. Heating above 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ एम्प्लॉयड फॉर किलिंग माइक्रोब्स एंड फूड टॉक्सिन्स. यानी बहुत सारी ऐसी फूड्स की जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टॉक्सिन्स हैं या सम टाइप ऑफ स्पोर्स हैं फंगसेस वगैरह के, तो आप उन्हें किल करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर देते हैं ताकि उनके वो स्पोर्स या टॉक्सिन्स जो हैं वो किल हो सकें. स्टीम अंडर प्रेशर इज़ आल्सो अप्लाइड. यानी स्टीम ऑफ कोर्स दैट इज़ अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसका, तो वो भी अप्लाई की जा सकती है फॉर द किलिंग ऑफ दिस टॉक्सिन्स. अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, यानी अगर आप कोई मिल्क की पैकिंग देखें तो उनके ऊपर एक टर्म लिखी होती है UHT ट्रीटेड या UHT. सो दैट इज़ एन अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट कि आप हायर टेम्परेचर दे रहे हैं उसको. ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क बाय हीटिंग एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड बाय स्टीम इंजेक्शन फॉलोड बाय फ्लैश एवापोरेशन ऑफ द कंडेंस स्टीम. यानी एक्स्ट्रा हाई ट्रीटमेंट हाई हीट दे के उसको आप विद द हेल्प ऑफ स्टीम
आप स्टेरिलाइज कर रहे होते हैं मिल्क को, दैट इज़ कॉल्ड UHT. The next method of preservation is smoking. You may be familiar with it. बहुत सारी smoked food आप खाते हैं. So smoking is a process which has been used for the preservation of food as well. यहाँ आप तो टेस्ट डेवलप करने के लिए स्मोक फूड खाते हैं, लेकिन इसका एक पर्पस उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उन स्पॉइलिंग एजेंट्स या फैक्टर्स को भी किल करना है जो कि किस फूड को स्पॉइल कर सकते हैं. हीटिंग फूड यूजिंग स्मोक फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ वुड इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड्स. The smoke produces heat, of course, which kills some microorganisms on the surface. यानी surfaceization. Heat by smoking also reduces the water activity of food. Of course, उससे moisture evaporate होगा तो water activity of food कम हो जाएगी. This will make the food taste better and more tender. That you are familiar with those. Wood smoke is more effective against vegetative cells than against bacterial spores. ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. यानी एक वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स हैं या वेजिटेटिव सेल्स हैं, और एक रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट्स हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जिन्हें हम स्पोर्स भी कहते हैं इन द केस ऑफ दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जो स्मोकिंग है वो बैक्टीरियल स्पोर्स के लिए इज़ मोर इफेक्टिव अगेंस्ट द वेजिटेटिव सेल्स दैन अगेंस्ट द बैक्टीरियल स्पोर्स. यानी बॉडी सेल्स के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है. द नेक्स्ट मेथड इज़ कूलिंग एंड फ्रीजिंग. यानी आई थिंक यू मे बी फेमिलियर एंड यू मे यूज़ योर कॉमन सेंस के वाई वी freeze the things, why we keep them in refrigerators, why we cool them. Of course we are going to preserve them. तो कूलिंग भी एक मेथड है प्रिजर्वेशन का, क्योंकि आप बहुत सारी माइक्रोबियल एक्टिविटी को या वाटर एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहे होते हैं, रिटार्ड कर रहे होते हैं. दस यू आर रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ दोज फैक्टर्स, दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which can spoil the food, or you are retarding the oxidative enzymes that can oxidize the food. तो कूलिंग या फ्रीजिंग, कूलिंग ज़ाहिर है लोअर डिग्री है, फ्रीजिंग आप बिलो ज़ीरो जाते हैं तो फ्रीज़ होती जाती है फूड. तो दैट इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन और इन सेपरेशन. Cooling reduces availability of food, availability of water for microbial activity. Of course, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मॉइस्चर कम होगी तो माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होगी. कूलिंग उस चीज़ को फ्रीज कर रही होती है. तो यानी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए एक इनहिबिटिंग फैक्टर्स है. फ्रीजिंग फूड इज़ द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, पैकेजिंग एंड फ्रीजिंग फूड एट देयर पीकनेस और पीक ऑफ फ्रेशनेस. यानी ज़ाहिर है फ्रेश फूड को ही हम कूल या फ्रीज़ करते हैं ताकि हम उसे ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकें, दूसरे टाइम यूज़ कर सकें, कुछ दिनों बाद यूज़ कर सकें, कुछ वीक्स बाद यूज़ कर सकें. सो दैट्स वाई वी आर कूलिंग एंड फ्रीजिंग दैम. अब बहुत सारी चीज़ें आप कूलिंग और फ्रीजिंग के प्रोसेस से प्रिजर्व कर सकते हैं. उनमें मीट है, फिशेज़ है, वेजिटेबल्स हैं, इवन बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, सूप्स हैं, मैनी मोर थिंग्स दे आर कूल्ड एंड फ्रीज. The keys to freezing food is to make sure it is absolutely fresh, that you freeze it quickly as possible, and that you keep it at a proper frozen temperature below 0 degree. अब ये below 0 के जो टेम्परेचर हैं, ये अगेन ये आपको फूड को देख के यू हैव टू डिसाइड कि विच टेम्परेचर बिलो ज़ीरो. यानी हो सकता है किसी फूड के लिए आप -10 डिसाइड करें, किसी के लिए -5 डिसाइड करें, किसी के लिए -30 डिसाइड करें. सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द फूड यू आर गोइंग टू फ्रीज. अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जब आप फ्रीजिंग कर रहे हो तो आपको अपने माइंड में रखने चाहिए कि लार्ज प्रिजर्वेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिड्यूस द फूड एक्सपोजर टू एयर. ये नहीं है कि बार बार आप फ्रीज़र खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं. यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप उसे अगेन एक्सपोज कर रहे हैं टू द एयर, टू द ऑक्सीजन. तो एक तो पर्पज़ ये है कि अच्छा तरीका ये है कि आप उस फूड आइटम को किसी एल्यूमिनियम फाइल वगैरह में या इस तरह के किसी कंटेनर में एयर टाइटन कर लें, ताकि अगर आप फ्रीज़र खोलें भी तो बार बार उसको ऑक्सीजन का एक्सपोजर ना हो. दूसरी बात टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस
यानी अब ज़ाहिर है मैंने अगर एक फ्रीज़र में या एक फ्रिज में कोई टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है फ्रीजिंग के लिए, तो वो फ्लक्चुएट ना करे, वो थ्रू आउट दैट प्रोसेस, लेट्स से 1 डे 2 डे 3 डे वीक्स या मंथ्स के लिए अगर फ्रीज़ किया हुआ है तो वो टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि फ्रीजिंग एंड डीप फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग ये उस फूड की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। यानी आप वो पर्पस खो देंगे जिसके लिए आप फ्रीजिंग कर रहे हैं। डोंट ओवर फिल फ्रीज़र बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। क्यों? रिड्यूस एयर सर्कुलेशन एग्रीवेट्स फ्रीज़र डैमेज, यानी ये वो फ्रीज़र की अपनी कारकर्दगी के लिए कि आप उसको जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही उसमें फूड आइटम्स लोड करें। द नेक्स्ट इज़ कैनिंग एंड बॉटलिंग। अब कैनिंग, बहुत सारे कैन्ड फूड आपने देखी होंगी मार्केट में, बाहर की कंट्रीज़ में ये ज़्यादा मिलती हैं। यानी यू मे कैन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, कोई बीन्स हैं, कोई फ्रूट्स हैं, कोई वेजिटेबल्स हैं, ऑल्सो कोई फ़िश वगैरह, यू कैन कैन देम। अब ऐसा हम क्यों करते हैं या ये किस तरह से इफेक्टिव? कैनिंग इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इन सील्ड कंटेनर्स फॉलोड बाय हीट ट्रीटमेंट। यानी किसी स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर आप फूड को स्टोर कर रहे होते हैं, और साथ उसके एडिशनली आप स्कैनिंग प्रोसेस में कोई सूप्स सिरप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, सलाइन और स्वीट। आप उसे हीट ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। कैनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेफ मेथड फॉर प्रिजर्विंग फूड इफ़ practiced properly. The canning process involves placing food in jars or similar containers and heating them to a temperature that destroys microorganisms that cause food to spoil. यानी अगर आपने उसे कैन में रख दिया, एक तो एक प्री कैनिंग से ट्रीटमेंट है, यानी पहले आपने उसे हीट ट्रीटमेंट दे दिया और फिर उस फूड को कैन कर दिया, और एक ये भी है कि आपने उस फूड को कैनिंग में या किसी जार में महफूज कर लिया, उसके बाद आप उसे हीटिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या स्पॉइलेज एजेंट्स हैं या फंजाई बैक्टीरिया वगैरह हैं वो वहीं पे किल हो जाएं। ड्यूरिंग दिस हीटिंग प्रोसेस एयर इज़ ड्रिवन आउट ऑफ द जार एंड एज इट कूल्स अ वैक्यूम सील इज़ फॉर्म्ड। तो ये ज़ाहिर है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं कि एट ए टाइम वो किस तरह उसको कैनिंग कर रहे हैं और किस तरह उसमें एयर पैसेज को एंटर या रिमूव कर या एग्ज़िट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो लार्ज स्केल के ऊपर कैनिंग होती है वो इस तरह ये छोटे टिन जो हमें मिल रहे हैं डायरेक्टली इन एक टिन में नहीं होती। दे मे हैव दिस स्टॉक विच वे दे आर कैनिंग एंड देन दे आर हीटिंग इट एंड देन ट्रांसफरिंग दैट फूड मटेरियल टू स्मॉल कैंस। तो यानी ये प्रॉपरली अगर प्रैक्टिस किया जाएगा वैक्यूम सील होगी, यानी वैक्यूम फिर उसके अंदर ना आ सके ताकि वो फ्रेशनेस उसकी बरकरार रहे। जैसे आप बहुत सारे लेयर्स चिप्स वगैरह लेते हैं तो उनमें वैक्यूम डेवलप की होती है। दैट इज़ आल्सो अ प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन। मे बी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स विल चेक दैट। This vacuum seal prevents air from getting back into the product, bringing with it contaminating microorganism। यानी वही कि अगर ये वैक्यूम टाइट होगी तो बाहर से कोई कंटेमिनेशन नहीं आ सकेगी। कैनिंग ऑफ फ्रूट्स में रिक्वायर स्वीट सिरप्स, जैसे पहले मैंने कह दिया कि बाज़ बार हम कैनिंग में कोई स्वीट या साल्टी सिरप्स भी ऐड करते हैं। वो इसलिए कि सिरप्स या स्वीट सिरप्स जो हैं वो बजाते ख़ुद एक प्रिजर्वेटिव एजेंट्स के तौर पे यूज़ होती हैं। यानी जब आप ये फ्रूट ट्रफल्स वगैरह में से आप अगर कैंड यूज़ किए हों तो जब आप उससे फ्रूट यूज़ करना चाह रहे हों तो आप क्या करते हैं कि उससे उस सिरप फिर डिस्कार्ड कर लेते हैं when you are using, but when you are not using and it is canned, this syrup acts as preservative agent. Canned food is sometimes added with food preservatives like sweet syrup is one of them. You may add different preservative agents जो हम already discuss कर चुके हैं पिछले topics में. There are many kinds of preservative agents. The canning bottling material, bottling यानी ज़ाहिर है बॉटल की फार्म में हो, उसकी पैकेजिंग या कैनिंग की फार्म में हो, इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन एज इट शुड नॉट कंटेमिनेट फूड एंड मस्ट बी इनर्ट एंड स्टेबल। यस, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस मटेरियल में आप कैन कर रहे हैं फूड को या कि जिस बॉटल में आप
बॉटलिंग कर रहे हैं फूड को, वो बजाते खुद फूड से रिएक्ट ना करे, यानी वो मटेरियल इतना स्टेबल हो कि वो फूड का पार्ट ना बने, उससे लीच आउट ना हो, फूड के साथ कंटेमिनेशन ना करें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल लूज़ योर पर्पस। Tomatoes, fruit, jellies, jams, vegetables, meat, seafoods, beans, etc. can be preserved in these bottles or cans. The next is salting or sugaring. Salting preserves food by removing the moisture and creating an environment unsuitable for microbial growth. यानी जो साल्टिंग का प्रोसेस है ये मॉइस्चर को रिमूव किस तरह करता होगा आपके ख्याल में? ज़ाहिर है अगर साल्टिंग ज़्यादा है या सॉल्ट्स एडेड हैं किसी फूड में तो वो मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, यानी मॉइस्चर उस फूड से रिमूव होती जाती है, वो साल्ट की तरफ ज़्यादा आती है, तो दस आप उस फूड की मॉइस्चर कम कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर है मॉइस्चर कम कर रहे हैं तो आप माइक्रोबियल ग्रोथ्स को कम कर रहे हैं। अब इस हाई साल्ट कंसनट्रेशंस की वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ या तो कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साल्टिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स, जिस तरह ड्राइंग ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन का, इस तरह साल्टिंग और शुगरिंग भी ओल्डर मेथड्स हैं। नेचुरल सी साल्ट्स अबंडेंट इन मेडिटरेनियन रीजन were readily available in ancient times and were used to preserve meat, fish. यानी लोग समंदर के नमकियात से, समंदर के साल्ट से ओल्ड टाइम्स में अपने फूड्स को प्रिजर्व किया करते थे। साल्ट इज़ ऑफन यूज इन कम्बिनेशन विद अनदर मेथड, जैसा कि पहली स्लाइड्स में मैंने कहा कि ये मेथड्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि आइसोलेशन में यूज़ हों, दीज मेथड्स में भी यूज इन कम्बिनेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड, वेयर एवर वी डीम देम सूटेबल, we can use them in combination as well. Salt is often used in combination with another method like dehydration or an acidic solution to preserve food. अब ज़ाहिर है हमें पता है कि बहुत सारे एसिड्स जो हैं वो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए इनहिबिटिंग फैक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, तो यानी कहीं पे साल्ट के साथ एसिड भी ऐड होता है, विनेगर वगैरह या कोई भी वीक एसिड या इस तरह की चीज़ें वो ऐड करते हैं। फूड प्रिजर्व बाय साल्टिंग इंक्लूड सैलमीज, फिशेस, पोर्क, ऑलिव्स, पिकल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा, बहुत सारी फूड्स जो हैं वो यानी सॉल्टिंग के ज़रिए प्रिजर्व की जाती हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हों या कोई मीट प्रोडक्ट्स हों। नेक्स्ट इज़ शुगरिंग, यानी स्वीट सिरप की जिस तरह हमने बात की पिछली स्लाइड्स में। शुगरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेसिकेटिंग अ फूड बाय फर्स्ट डिहाइड्रेटिंग इट देन पैकिंग इट विद अ प्योर शुगर, यानी हम क्या करते हैं कि किसी भी फूड के अपने मॉइस्चर को रिमूव करने के बाद उसमें शुगर ऐड करते हैं या शुगर सिरप ऐड करते हैं। दिस शुगर कैन बी क्रिस्टलाइन इन द फॉर्म ऑफ टेबल और रॉ शुगर, और इट कैन बी हाई शुगर डेंसिटी लिक्विड, जिस तरह मैंने कहा सिरप सच एज हनी और सिरप और मोलेसिस। The purpose of sugaring is to create an environment hostile that is inhibitory to the microbial life. यानी ये सारे जो प्रिजर्वेशन में तीन चार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, मॉइस्चर कम करना हो गया, माइक्रोबियल ग्रोथ को रिटार्ड करना या ख़त्म करना हो गया, और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को रिटार्ड करना, ये सारे। अब शुगरिंग में भी आप देखेंगे आप यू आर एक्चुअली इनहिबिटिंग द चांसेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। Sugaring is commonly used to preserve foods as well as vegetables such as ginger. इसके अलावा भी इवन फ्रूट ट्रफल्स वगैरह जो हो गए उनको भी, या जैम्स वगैरह हो गए, दे आर यूज्ड। A risk is in sugaring is that sugar itself attracts moisture, लेकिन ये मॉइस्चर तो अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि मॉइस्चर आपके फूड से रिमूव करके शुगर वाली साइड पे अट्रैक्ट करती है। वंस अ सफिशिएंट मॉइस्चर लेवल इज रीच्ड, native yeast in the environment will come out of dormancy and begin to ferment the sugar into alcohol and carbon dioxide, leading to fermentation. अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में पढ़ रहे थे, किसी भी फूड में एक नेचुरल मॉइस्चर लेवल है और एक
वो है जो आप उसे प्रिजर्व करने के लिए अटेन कर रहे हैं। यानी वो कहते हैं कि आप अगर मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं या कम कर रहे हैं तो इस हद तक कम करें कि कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके उसमें। हाँ, अगर वो अपनी मॉइस्चर, वो फूड अपनी मॉइस्चर दोबारा रिटेन करेगी तो दोबारा माइक्रोबियल एजेंट्स एक्टिवेट हो सकते हैं, वो उसको फर्मेंट कर सकते हैं, फूड को स्पॉइल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे कम से कम फर्मेंटेशन हमारा पर्पज़ नहीं है। आल्दो फर्मेंटेशन के बहुत सारे यूजेस हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके अपने यूजेस हैं, बट हेयर दिस फर्मेंटेशन विल बी अनकंट्रोल्ड एंड अनप्लेजेंट विच वी डोंट वांट एक्चुअली, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। द नेक्स्ट मेथड इज़ थ्रू इरेडिएशन, यानी आप डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस यूज़ करके भी पैथोजेंस को या माइक्रोबियल एजेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो वी कैन यूज़ गामा रेज, वी कैन यूज़ एक्स रेज और एनी अदर हाई स्पीड हाई एनर्जी रेडिएशंस और हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बोथ टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर टर्म्ड एज आयनाइजेशन रेडिएशन, यानी गैमा और एक्सरे जो हैं इनको हम आयनाइजिंग रेडिएशंस भी कहते हैं। द एक्सपोजर टाइम शुड बी मिनिमम, दैट्स द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। यू मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट, जिस तरह हम कहते हैं कि हमें एक्सरेज कम से कम करने चाहिए, एक्सरेज या यूवी रेज को हमारा एक्सपोजर कम से कम होना चाहिए, वो इसलिए कि दीज रेज आर टॉक्सिक देमसेल्व्स, वो आपके सेल साइकिल रेगुलेशन को अफेक्ट कर सकती हैं, वो सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इन अदर वर्ड्स वो लॉस ऑफ रेगुलेशन और सेल डिवीजन लीडिंग टू कैंसर काज कर सकती हैं। सो दैट्स वाई यू मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ रेडिएशन यू आर एक्सपोजिंग दैट फूड। So this must be determined, this must be through literature search or through hit and trial। यानी ये नहीं है कि आपने बस फूड रख छोड़ी है उधर आयनाइज रेडिएशंस में या चैम्बर्स में जहाँ पे आयनाइजेशन रेडिएशन आ रही हैं और आप उसे दूसरे दिन उठाएंगे या घंटों बाद। नो, देयर इज सम लिमिटेड टाइम फॉर दिस फूड टू बी एक्सपोज टू रेडिएशंस, ताकि वो रेडिएशन सिर्फ उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जल्द अज जल्द किल करें और आप अपनी फूड को वहाँ से निकाल दें। अब प्रिजर्वेटिव एजेंट्स भी हम डिफरेंट फूड्स में ऐड करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिजर्वेशन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। हियर इज़ जस्ट अ रिपीटिशन ऑफ दोज प्रिजर्वेटिव एजेंट्स। Preservative agent is a chemical substance or a mixture of substances which are specifically added to prevent deterioration or decomposition of food। यानी सिंपली आप फूड को स्पॉइल होने से, डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं फूड में। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ के आ रहे थे वो तकरीबन नेचुरल चीज़ें थी, यानी चाहे वो शुगरिंग है, सॉल्टिंग है या ड्राइंग है या फ्रीजिंग है, लाइक दैट। But here if you are using some chemical as a preservative agents, तो ये भी एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम उन स्पॉइलिंग एजेंट्स की ग्रोथ को, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह की ग्रोथ को मिनिमाइज करने के लिए, उनकी चांसेस ऑफ स्पॉइलेज को डिक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। सर्टेन केमिकल लाइक BHA, BHT हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, सोडियम बेंजोएट, एसॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड, नाइट्राइड, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड और सल्फर ऑक्साइड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एज प्रिजर्वेटिव एजेंट्स। शुड बी यूज्ड विद ग्रेट केयर एज एन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि दे ऑफ कोर्स व्हेन यू आर डीलिंग विद द केमिस्ट्री यू मस्ट बी स्पेसिफिक विद द कंसंट्रेशंस। तो ज़ाहिर है ये भी डिटरमिन करना होता है कि किस फूड में आपने किस प्रिजर्वेटिव की कितनी अमाउंट ऐड की है, तो दैट मस्ट बी डिटरमिन्ड, इट इज़ नॉट अ ब्लाइंड प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज एरोमाइसिन हैं, टेरामाइसिन्स हैं या क्लोरोमाइसिटीन्स हैं। ये दीज आर द क्लास ऑफ कंपाउंड्स विच मे बी यूज्ड इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, स्पेशली मीट्स और फिश वगैरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं। नाइसिन हैज़ बीन यूज्ड टू सप्रेस एनएरोब्स इन चीज़ एंड चीज़ प्रोडक्ट्स, यानी एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अगेंस्ट नाइसिन जो है वो इफ़ेक्टिव प्रूव हुई हुई, या नेटामाइसिन जो है वो
टेस्टेड इन ऑरेंज जूसेस और फ्रेश फ्रूट सॉसेजेस वगैरह में यूज़ होती है एज अ इफेक्टिव एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ऑन यूजर्स आर अ पॉइंट ऑफ कंसर्न्स। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न, कहीं पे भी आप केमिकल्स यूज़ करते हैं तो देयर आर सर्टेन पॉइंट ऑफ कंसर्न्स। रेडिएशन कर रहे हैं तो देयर आर रिस्क फैक्टर्स। आप प्रिजर्वेटिव एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो देयर आर रिस्क फैक्टर्स। if you are using antibiotics, there are risk factors also. So you are using them to achieve one purpose, but you must be concerned about their risk. ये नहीं है कि आप बस रूटीन में वही यूज़ कर रहे हैं। अगेन यहाँ से इस लेक्चर के एंड पे भी एक कंक्लूजन तो ये निकलता है कि बेटर टू ईट द फ्रेश अनप्रोसेस्ड अनस्टोर्ड फूड। बेहतरीन फूड वही है कि जो फ्रेश हो, जो एक लंबे अरसे के लिए स्टोर न की गई हो। अगर ऐसा हुआ है कि वो एक लंबे अरसे के लिए स्टोर हुई है या उसकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ की गई है, तो आप अपने जहन में ये सारे फैक्टर्स रखें जो कि वेदर द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, रेडिएशन और केमिकल एजेंट्स, वो सारे रिस्क फैक्टर्स भी उस प्रिजर्वेशन के साथ साथ रहेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स, और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा you may ask to me by the mail or by the message. Thank you.